हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में, बेसिक लेक्चर के बारे में, इतिहास के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि इतिहास की शुरुआत कैसे होती है, कब होती है और कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। इसके पहले हमने जो लेक्चर लिया था उसमें सारे पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करके दिखाया था, मगर आज हम उन्हीं पार्ट को एक साथ मर्ज करके आपके सामने रखेंगे। अगर वीडियो में अगर आप अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पे जुड़ सकें। तो आइए क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे का फरमाइश है शेर का, तो आपके सामने रखते हैं। भले ही गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। भले ही गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा। खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे हैं फ़कीरों के। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे हैं फ़कीरों के, पर किसी राजा के आगे हमने झुकना नहीं सीखा। किसी राजा के आगे हमने कभी झुकना नहीं सीखा। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने बताया कि इतिहास को जो है किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये जो 3 पार्ट है वो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं और ऐतिहासिक काल को हम हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का जो टाइमिंग है वो मानव के जन्म से यानी कि प्रारंभ से लेकर 3000 BC। 3000 BC क्या है? 3000 BC जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। तो ये जो टाइमिंग है सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का, तो वो चलता है प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल जो चलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से लेकर चलता है महाजनपद के काल तक, यानी 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व के बाद हमारा शुरू होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो टाइमिंग है वो 600 ईसा पूर्व यानी महाजनपद काल से लेकर देश की आज़ादी यानी 1947 तक चलता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 पार्ट में। अब इन तीनों का डिफिनेशन क्या है, किस आधार पर इतिहास को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आज हम उस पर भी बात कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब ये है कि इतिहास यानी कि उस काल को हम कहते हैं जिस काल में कोई रिटेन एविडेंस यानी कि लिखित साक्ष्य हमको उपलब्ध नहीं होते हैं। जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में कोई रिटेन एविडेंस नहीं उपलब्ध होता है उसी काल को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। यानी इस समय के जो मानव थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनको कोई भी ज्ञान नहीं था एजुकेशन यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड, ना तो कोई हमको रिटेन साक्ष्य हमको मिलता है। हाँ, कुछ स्क्रिप्ट मतलब कुछ चित्रकारी हमको जरूर देखने को मिलता है प्रागैतिहासिक काल के। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल का क्या मतलब है? आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब यह है कि जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना तो आता था मगर उनके पढ़े लिखे हुए चीज़ों को, उनकी स्क्रिप्ट को, उनकी लैंग्वेज को आज तक हम पढ़ नहीं सके, आज तक हम उसको समझ नहीं सके। तो जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना आता था मगर उनकी लिखे हुए चीज़ों को हम समझ नहीं सकते हैं, उस काल को हम इसमें देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। यानी कि वो सारे टाइम पीरियड जहाँ पे कि स्क्रिप्ट तो लिखे गए हैं मगर हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड को, ऐसे इतिहास को रख दिया गया किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल का जो टाइमिंग है और इसका डिफिनीशन है, तो ऐतिहासिक काल का मतलब है कि इस काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होते हैं और उसको हम भली भांति पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड को रखा गया है आद्य ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड में। ठीक है, यानी कि मेन वास्तविक जो इतिहास शुरू होता है वो ऐतिहासिक काल से होता है। इसी के अंतर्गत हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का विभाजन करते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक कौन सी काल अवधि चला था तो वो था प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। ये प्रारंभ यानी कि मानव के जन्म से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो इसलिए इतिहासकारों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 2 पार्ट में किस आधार पर? एक पाषाण काल और दूसरा धातु काल। पाषाण काल मतलब स्टोन एज, धातु काल मतलब मेटल एज। ठीक है, इन दोनों में भी अगर देखा जाए तो पाषाण काल लंबे समय तक चलता है। पाषाण काल में हम देखें तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक, नवपाषाण काल को नियोलिथिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी तरह धातु काल की बात करें तो इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हाँ, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग, जिसको हम कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज कहते हैं। ताम्र युग को हम चाल्कोलिथिक एज यानी कि जिस काल में मानव ने पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था उस काल को हम ताम्र पाषाण युग कहते हैं। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है,
इसको हम ताम्र युग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि मानव द्वारा खोजा गया पहला जो धातु था वो तांबा था। सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। मगर मानव द्वारा बनाया गया पहला मिक्स धातु की अगर बात किया जाए तो वो क्या था? कांसा था। ठीक है, मानव ने जो लोहे का प्रयोग किया था वो वैदिक सभ्यता में किया था 1000 ईसा पूर्व में। तो ध्यान दीजिएगा, इन तीनों सभ्यताओं का संबंध, यानी इन तीनों युगों का संबंध किस सभ्यता से है? तो देखो, तांबे का प्रयोग करने वाला कौन था? तो नवपाषाण कालीन मानव थे। नवपाषाण कालीन मानव ही सबसे पहले तांबे का प्रयोग किए थे, इसलिए इसको हम ताम्र युग कहते हैं। यानी ताम्र युग का संबंध किससे है? नवपाषाण काल से। अब कांस्य युग, यानी कि कांसे का प्रयोग सबसे पहले किस सभ्यता के द्वारा किया गया था? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा कांसे का प्रयोग होने की वजह से इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। यानी कांस्य युगीन सभ्यता का संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से। लौह युग का संबंध किससे है? वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले लोहे के बारे में मतलब कि प्रयोग किया था। अच्छा, अब ये अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में हमको लोहे के बारे में साक्ष्य यानी कि जानकारी मिलती है। लोहे में सबसे पहले जानकारी 2000 ईसा पूर्व में चीन की सांग सभ्यता को पता चलता है। चीन की सांग सभ्यता के बाद हमको 1400 ईसा पूर्व में ईरान में हमको देखने को मिलता है हित्ती सभ्यता के द्वारा। वहां पे एशिया माइनर या भूगज कोई अभिलेख का साक्ष्य हमको देखने को मिलता है, जो विश्व का सबसे प्राचीन लौह स्तंभ लेख में से एक है। ठीक है, उसके बाद 1200 ईसा पूर्व में क्या होता है? लौह युग का आरंभ होता है। लौह युग का आरंभ जो होता है वो 1200 ईसा पूर्व में होता है। यानी 1200 ईसा पूर्व तक पूरी दुनिया को लोहे के बारे में जानकारी हो गया था, मगर अभी भारत को नहीं था। भारत को पता चलता है इसको वैदिक काल में, और वैदिक काल के लास्ट की उत्तर वैदिक काल में, यानी 1000 ईसा पूर्व में हम भारतीयों को लोहे के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग का आविष्कार। मध्य पाषाण कालीन मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पशुपालन। नव पाषाण कालीन मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? कृषि। और कृषि के साथ साथ पहिए का आविष्कार और कुम्हार की चाक का आविष्कार। कुम्हार की चाक का मतलब जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं इस तरह से घुमाकर पहिए के आकार में। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको कहते हैं। ताम्र युग, जिस काल में मानव ने तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उसे हम ताम्र युग कहते हैं। जिस काल में मानव ने कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उसे हम कांस्य युग कहते हैं। जिस काल में मानव ने लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उसको हम लौह युग कहते हैं। जिस काल में मानव ने पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उसको हम पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, महापाषाण, जब बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग मानव ने करना शुरू कर दिया था तो उसको हम महापाषाण काल कहते हैं। खासकर कब्र वगैरह पे वो लगाते थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण कालीन मानव शिकारी थे। मध्य पाषाण कालीन मानव जो थे वो शिकारी के साथ साथ पशुपालक भी थे। नवपाषाण कालीन जो मानव थे वो पशुपालक, शिकारी के साथ साथ जो है कि कृषक भी बन गए। ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंट है। ताम्र युग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके साक्ष्य हमको जो है कहाँ से? अतिरपक्कम से हमको, पलवरम से हमको देखने को मिलते हैं। कांस्य की अगर हम बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो का जो एक नगर है वहाँ से हमको कांस्य की नर्तकी मूर्ति के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। वही अगर हम लोहे की बात करें तो ये एटा के अतरंजी खेड़ा से हमको लोहे के बारे में साक्ष्य मिलता है, जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो तांबे का प्रयोग अतिरपक्कम या पलवरम से हमको जो है कि वो तांबे की कुल्हाड़ी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कांस्य जो है हमने बताया कि मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। लोहा जो है वो अतरंजी खेड़ा से हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए आदि ऐतिहासिक काल क्या है? तो आदि ऐतिहासिक काल में किसको रखा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो भी स्क्रिप्ट लिखे गए हैं उसको हम नहीं पढ़ सके। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को तो पूरी तरीके से नहीं पढ़ सके, बट कुछ लोग का ये मानना है कि वैदिक सभ्यता में तो वेद थे, और वेदों का तो हम अध्ययन करते हैं, वेदों को हम पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। तो आपको मैं बता दूं कि वैदिक सभ्यता में वेद थे, मगर वो लिखित नहीं थे, वो मौखिक थे। मौखिक परंपरा पर आधारित था। लोग मुंह से कंठस्थ करके एक दूसरे को सुनाते थे, एक दूसरे को बताते थे। ठीक है, तो ये हमारा जो वेद है ये गुप्त काल में लिखा गया था वेद व्यास के द्वारा 400 एडी में। ठीक है, इसका लिखा नहीं गया था, इसका संकलन किया गया था। अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा बड़े लंबे समय तक जो है वेदों का लिखना मतलब जारी था। उसे एक साथ जो है कंबाइन किए थे किसने? वेद व्यास ने। ठीक है, वैदिक काल को दो पार्ट में, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जिस समय वेदों की ऋग्वेद की रचना हुई थी उसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। बाकी अन्य वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। इसकी टाइमिंग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है, और इसकी टाइमिंग जो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व चलता है। इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल यानी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का जो टाइमिंग है वो महाजनपद काल यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 एडी तक चलता है। 712 एडी में ऐसी क्या होती है कि एंशियंट इंडिया के चैप्टर को क्लोज कर दिया जाता है। तो 712 में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण या पहला एक नया धर्म, एक नया संप्रदाय का आगमन होता है मोहम्मद बिन कासिम के रूप में, जो कि अरब से भारत में आया था और सिंध के राजा दाहिर को पराजित
पराजित करके सिंध और मुल्तान के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो जैसे ही एक नया समुदाय का आगमन होता है वैसे ही एंशिएंट इंडिया के चैप्टर को क्लोज करके क्या कर दिया जाता है, मेडुअल इंडिया का चैप्टर शुरू कर दिया जाता है। मेडुअल इंडिया जो है कि 712 से लेके मोहम्मद बिन कासिम से लेके औरंगजेब तक चलता है, यानी 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास के चैप्टर को क्लोज कर दिया जाता है और आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू कर दिया जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर 1947 देश की आज़ादी तक चलता है। ठीक है, तो ये तो एक ओवरऑल था। पहले इसको आप तुरंत एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। हो गया, चलिए अब देखिए एंशिएंट का ये टाइमिंग है। अब हम थोड़ा सा इसको साइड करेंगे। देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है जेम्स मिल, एक व्यक्ति है जिनका नाम है क्या, जेम्स मिल। अब जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को संप्रदाय यानी कि धर्म के आधार पर डिवाइड कर दिया। कब, 1817 में। जेम्स मिल जो कभी भारत आया ही नहीं था, जो कभी भारत आया ही नहीं था, और वो लंदन में बैठकर ही भारतीय इतिहास को धर्म यानी कि संप्रदाय के आधार पे 3 भाग में डिवाइड कर दिया। इसने केवल डिवाइड ही नहीं किया बल्कि टाइमिंग को भी अपने अनुसार इसको डिवाइड किया। तो उसने कहने का मतलब है कि भारत के इतिहास में प्राचीन काल में जिन लोगों ने भारत पर शासन किया था वो हिंदू धर्म से थे, इसलिए इसको हिंदू पीरियड का नाम दिया। ठीक है, और इसकी टाइमिंग को रखा गया महाजनपद काल से लेकर 1206 तक। 1206 में ऐसा क्या हुआ था, तो 1206 में भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। न केवल दिल्ली सल्तनत की स्थापना बल्कि भारत में एक नए धर्म, एक नए समुदाय की भी स्थापना होती है। मुस्लिम साम्राज्य और मुस्लिम धर्म की स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश के रूप में। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस जेम्स मिल का कहना है कि मध्यकाल में जिन लोगों ने भारत पर शासन किया था या जिसका वर्चस्व था वो मुस्लिम समुदाय से थे। इसको हम मुस्लिम काल या मुस्लिम पीरियड के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो उसकी टाइमिंग को वही दिल्ली सल्तनत से लेकर 1757 में क्या हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने यानी कि जो अंग्रेजी सेनापति था, जो गवर्नर था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था। और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात और दगा यानी कि एक तरह से छल करने की वजह से प्लासी के युद्ध को हार गए कौन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और भारत पर अंग्रेजों का, बंगाल पर ही नहीं केवल मतलब बंगाल पर ही नहीं बल्कि भारत पर भी अंग्रेजों का अधिकार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। उसके बाद अगला बताता है कि आधुनिक भारत के इतिहास में जिन लोगों ने भारत पर शासन किया था वो ईसाई नहीं थे, वो क्या थे, वो ब्रिटिश थे। यानी अपने आप को धर्म से नहीं जोड़ा, अपने आप को साम्राज्य यानी कि देश से जोड़ा। ब्रिटिश पीरियड के नाम दिया उसको जो है। ठीक है, क्या नाम दिया, ब्रिटिश पीरियड। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा ब्रिटिश व्यक्ति था जिन्होंने भारतीय इतिहास को धर्म यानी कि संप्रदाय के आधार पर डिवाइड कर दिया। तो उसका नाम था जेम्स मिल। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 देश की आज़ादी तक जिन लोगों ने भारत पर शासन किया था वो ब्रिटिश काल के थे, यानी कि वो ब्रिटिश थे। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और एक चर्चा करते हैं कि देखो प्राचीन काल में अगर सबसे शक्तिशाली राज्य की अगर हम बात करें, सबसे शक्तिशाली राज्य की बात करें तो उस समय सबसे शक्तिशाली का क्या होता था, मगध। उस समय सबसे शक्तिशाली कौन होता था, मगध हुआ करता था। उसके बाद जो है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में मगध का स्थान कौन ले लेता है, दिल्ली। ठीक है, हर कोई दिल्ली को जीतना चाहता था। वही आधुनिक भारत के इतिहास में की बात करें तो वो जगह ले लेता है कौन, बंगाल। कौन ले लेता है, बंगाल। यानी कि प्राचीन काल में हर कोई मगध को जीतना चाहता था, मध्य काल में जो है कि हर कोई दिल्ली को जीतना चाहता था, आधुनिक काल में हर कोई बंगाल को जीतना चाहता था। मगध पर शासन करने का मतलब कि पूरे भारत पर शासन, दिल्ली पर शासन करने का मतलब पूरे भारत पर शासन, बंगाल पर शासन करने का मतलब पूरे भारत पर शासन। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हमको देखने को मिलती है। साथ में अगर हम तीनों टाइम पीरियड में अगर देशद्रोही की बात करें तो उन देशद्रोहियों का नाम भी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा देशद्रोही जो था वो था आम्भी। वो कौन था, आम्भी। आम्भी कौन था, ये आम्भी वही था जिन्होंने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और घुटने टेक दिए और भारत को मतलब कि भारतीय सेनाओं को सिकंदर की सेना के साथ मिलकर भारतीय सेनाओं से लड़ना या उसको पराजित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो वो नाम है जयचंद्र। जयचंद्र ने गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, जिसकी वजह से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो सकी। ठीक है, आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मीर जाफर
मीर जाफर की विश्वासघात करने की वजह से भारत के अंदर जो है ब्रिटिश राज स्थापित हो पाया था, यानी ब्रिटिश हुकूमत कायम हुआ था। एक की गलती की वजह से जो है, हालांकि बच गया, आम्ही की गलती बहुत बड़ी गलती नहीं हो पाई, बहुत बड़ी गलती तो सबसे बड़ी गलती उसी की थी, मगर चूंकि उस समय जो है कि दुनिया के सबसे बड़े नीतिधारी राजनीतिज्ञ चाणक्य थे। चाणक्य अपनी जो है कि कूटनीति से किसी तरह सिकंदर को भारत से भागने पर विवश कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भारत को बचा लेते हैं। ठीक है, जयचंद्र जिन्होंने गोरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो सकी, यानी मुस्लिमों का आगमन हो सका, और मीर जाफर की गलती की वजह से अंग्रेजों का हुकूमत भारत के अंदर स्थापित हो जाता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़ सके। तब तक के लिए जय भारत।